बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर चैप्टर 8 कंपाइलर टर्बो C++ उसके जो स्टेप्स थे उस पर प्रोग्राम क्रिएट करना, सेव करना, कंपाइल करना, लिंक करना, एग्जीक्यूट करना, वो सारे डिस्कस किए हमने। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक अपना सी प्रोग्राम उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह से आप प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड। उनको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम फर्दर चीज़ें एलिमेंट्स इसके डिस्कस करते हैं। तो पहले अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग देखते हैं क्या होती है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं, अपने पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही मॉड्यूल के अंदर, एक ही मेन फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। पूरा का पूरा प्रोग्राम, उसकी जो लॉजिक है, अगर वो एक ही फंक्शन के अंदर, मतलब मेन फंक्शन के अंदर एक ही मॉड्यूल में लिख दी जाए, तो इस तरह से लिखने के तरीके को कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, जो ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। बट हमारे कोर्स में हमारा ज़्यादा जो ताल्लुक है वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से ही पड़ेगा। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग all the logic of program is implemented in a single module. It is not good way because there is many problems during debugging। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज जब आप डिबग करते हैं इसमें अगर कोई एरर आ जाए, उस एरर को ढूंढते हैं और उस एरर को ठीक करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हम प्रेफर नहीं करते, ये एक अच्छा प्रैक्टिकल वे नहीं है प्रोग्राम को लिखने का। तो दूसरा जो हमारे पास दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम पूरे के पूरा जो प्रोग्राम है उसको एक ही जगह पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि सारे प्रोग्राम को एक जगह इम्प्लीमेंट करने की बजाय हम डिवाइड कर लेते हैं। वी डिवाइड लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका आजकल यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। इजी, एफिशिएंट, रीडेबल, लेस एरर प्रोन, इजी टू डिबग। तो बहुत ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स हैं फंक्शन में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लिखने की। अनस्ट्रक्चर में सारा का सारा प्रोग्राम हम एक ही जगह लिख देते हैं, जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं करते, हम अलग अलग जगह पर सारा का सारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग दो टाइप्स की थी। हम अनस्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा काम करेंगे हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और क्यों यूज़ करते हैं हम, उसका सिंटैक्स क्या है। अब यहाँ से आपने चीज़ें याद रखनी है अपने सिंटैक्स को। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। स्टूडेंट्स, पहले भी हम पढ़ के आए हैं कि हमारा जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, इसमें हमारे पास कंपाइलर ने बेशुमार बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड किए हैं जो कि लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद है। तो हमारा जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, उस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को आप कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं उन लाइब्रेरी फाइल के साथ, कंबाइन करते हैं, इसलिए कि आप उन लाइब्रेरी फाइल में मौजूद बिल्ट इन फंक्शंस को, बने बनाए फंक्शन को अपने सी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें, उनकी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकें। आप उनका नेम लिखें सिर्फ, और नाम लिखने के साथ ही आप उनकी जो सारी की सारी कोड्स फंक्शंस अवेलेबल हैं लाइब्रेरी फाइल, वो आपके प्रोग्राम का पार्ट बन जाए। तो लाइब्रेरी फाइल को आप अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मसलन इनपुट आउटपुट बार बार आपने लेनी है, तो इनपुट आउटपुट के फंक्शन बने हुए हैं, उनकी लाइब्रेरी फाइल stdio.h, हेडर फाइल हम इसको कहते हैं। जो हेडर फाइल होती है उनकी एक्सटेंशन होती है .h। तो हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं किस के ज़रिए? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिफोर कंपाइलेशन हमारे जो प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई कर देती है। हमारे प्रोग्राम के साथ प्री प्रोसेसर प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम जो होता है, उसको कंपाइल करने से पहले लाइब्रेरी फाइल्स को अपने प्रोग्राम से लिंक करती है। तो इट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इट मॉडिफाइज आवर सी प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। ये कंपाइलेशन से पहले हमारे सी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देती है। मॉडिफाई करती है क्यों? ये इंक्लूड, ये ऐड लाइब्रेरी फाइल्स इन आवर प्रोग्राम, और लाइब्रेरी फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करती है, शामिल करती है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना देती हैं। इट ऑलवेज बिगिन विद सिंबल हैश। ये हमेशा हैश के सिंबल के साथ इस्तेमाल की जाती है, हैश के सिंबल के साथ इस्तेमाल होती है, और उसके बाद हम की इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल हैश से शुरू होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या करती है? इट गिव एक्सेस आवर प्रोग्राम, ये हमारे प्रोग्राम को एक्सेस देती है टू लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स ऐसी फाइल्स जिनके अंदर बने बनाए पहले से मौजूद फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है। और हम इसके साथ इंक्लूड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इसका कुछ ऐसा होता है, हम लिखते हैं हैश का सिंबल हैश इंक्लूड कीवर्ड एंड यहाँ पर एक लाइब्रेरी फाइल का नेम जो आपने अपने प्रोग्राम में शामिल करनी है। तो हैश इंक्लूड उस लाइब्रेरी फाइल का नेम जो हेडर फाइल है और उसकी एक्सटेंशन .h होती है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड के कीवर्ड से हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड stdio.h, ये मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
है जो इंक्लूड कर रहा है इस वाली लाइब्रेरी फाइल को, जिसका नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब stdio.h मीन हेडर फाइल, .h एक्सटेंशन होती है हेडर फाइल की। अब ये जो stdio.h है ये एक हेडर फाइल है जो कि अपने अंदर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को रखती है। सही, तो हम अपने प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए शामिल कर लेते हैं किसी हेडर फाइल को। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है, आपको साथ साथ बताता रहूँगा प्रोग्राम, सो डैट जब हम बुक के प्रोग्राम तक पहुँचे आपको कुछ चीज़ें खुद पहले से पता चल गई हों। ये चीज़ याद रखना है आपने, हर किसी ने कम से कम ये चीज़ें याद रखनी है। जब कभी भी आप कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने लाजमी सेम ऐसे ही लिखनी है। और वो क्या है, इसका हेडर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने प्रोग्राम्स के ऊपर हेडर ऐड किया करना है, हैश इंक्लूड stdio.h एक ये, उसके बाद void main, और ब्रैकेट में आप void लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ये डेलीमीटर्स होते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर अपना बॉडी ऑफ फंक्शन, ये जो मैंने ऊपर लिखा है हैश इंक्लूड और stdio.h, ये आपने हमेशा ऐसे ही लिखा करना है। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, stdio.h एक हेडर फाइल है जो हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। वॉइड मीन कुछ डाटा टाइप कुछ भी नहीं, मेन फंक्शन का नाम है कि हमारा ये मेन फंक्शन है जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, ये ब्रैकेट्स के अंदर डेलीमीटर्स के अंदर, और ये उसकी बॉडी होगी जो हमारा असल में लॉजिक होगी प्रोग्राम की जो हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अच्छा एक चीज़ याद रख लें, हम आगे पढ़ेंगे भी आउटपुट। जब भी आप आउटपुट करवाना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में, आउटपुट से मुराद जो वैल्यूज़ हैं किसी भी टाइप की आउटपुट जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, आपको लिखा हुआ नजर आए। मसलन आप कैलकुलेटर पे करते हैं ना 5 + 3, तो आउटपुट आपको 8 लिखी हुई 8 लिखी हुई नज़र आती है, वो आउटपुट मिल रही है। तो आउटपुट के लिए हमारे पास फंक्शन हुआ करेगा प्रिंट एफ आप लिखेंगे, इसका मतलब आप आउटपुट करा रहे हैं। और ये फंक्शन आप इसलिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ऊपर आपने इसकी लाइब्रेरी फ़ाइल शामिल किया है stdio.h। अगर आपने ये फ़ाइल शामिल ना की होती तो आप प्रिंट एफ लिखते तो एरर आ जाता। इसलिए प्री प्रोसेसर से हम पहले लाइब्रेरी फ़ाइल्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं कि जब हम वो फंक्शन इस्तेमाल करें जो बने बनाए हैं, जैसे कि प्रिंट एफ एक बना बनाया फंक्शन है बिल्ट इन, जो कि आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, तो एरर ना आए। तो अच्छा प्रिंट एफ और आगे ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। तो इसी तरह से ये आउटपुट, ये प्रिंट एफ मतलब आउटपुट करवाए, क्या करवाए, ये ब्रैकेट्स में डबल कोमा में जो चीज़ आप ये याद रखें, डबल कोमा में जब हम कोई चीज़ लिख देते हैं वो कांस्टेंट बन जाती है, वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ और डबल कोमा में ये ब्रैकेट के अंदर हेलो, तो इसका मतलब जब प्रोग्राम कंप्यूटर पे चलाएंगे तो इसकी आउटपुट ये हेलो लिखी हुई आएगी। अच्छा, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का आपको बता रहा था हैश इंक्लूड और आगे लाइब्रेरी फ़ाइल, और थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने के लिए बताया कि क्यों ज़रूरी है लाइब्रेरी फ़ाइल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना। वो भी बता दिया कि जब हम इस तरह से ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो लाइब्रेरी फ़ाइल जिसमें उनका कोड मौजूद है वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा अगर ना हो तो एरर आएगा। वो कहेगा प्रिंट एफ इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, प्रिंट एफ को नहीं पहचाना जा रहा। मगर जब आपने उसकी लाइब्रेरी फ़ाइल को शामिल कर लिया है अब कोई एरर नहीं है, वो प्रिंट एफ को पहचान रहा है। तो ये होता है हमारे पास जी लाइब्रेरी फ़ाइल्स को ऐड करना। ठीक, अब हमारे पास कांस्टेंट मैक्रो एक चीज़ होती है। कांस्टेंट मैक्रो क्या होती है उसको देख लेते हैं। कांस्टेंट मैक्रो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो कि रिप्लेस कर ली जाती है एक एक्सप्रेशन या वैल्यू जो कि कांस्टेंट वैल्यू किसी
कीवर्ड के साथ आप रिप्लेस कर ली जाए बिफोर कंपाइलेशन, तो हम कहते हैं ये हमारे पास कांस्टेंट मैक्रो है। तो कांस्टेंट मैक्रो इज़ द नेम दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। इट इज़ अ नेम दैट इज़ रिप्लेस्ड with a particular value, एक वैल्यू से। मिसाल के तौर पर ये इसका सिंटैक्स होता है हैश डिफाइन, वो जो कांस्टेंट का नेम रखना है आपने वो नेम, और उसकी जो वैल्यू कांस्टेंट रखनी है वो वैल्यू। तो कांस्टेंट मैक्रो का नेम एंड वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ हैश डिफाइन नेम पी आई, पाई जिसको हम कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमने दे दी 3.14। तो अब कहीं पर प्रोग्राम के अंदर मैं पी आई लिखूँगा, या अगर सिर्फ पी दे देता, चलो पी लिखूँगा, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू खुद ब खुद यूज़ हो जाएगी 3.14। मैंने क्या किया, एक नेम पी रखा, या जैसे पहले पी आई रखा, और उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। अब ये कांस्टेंट बन गई, इस कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट मैक्रो। इस पी की वैल्यू 3.14, यहाँ पर अगर पी आई है तो पी आई की वैल्यू 3.14। मैं प्रोग्राम में आके ये प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पर ही वॉइड मेन से ऊपर, फिर उसके बाद प्रोग्राम में कहीं पर भी मैं पी आई लिखूँगा अगर, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू यूज़ होगी पाई की वैल्यू 3.14। तो कांस्टेंट मैक्रो इज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू और अ नेम ऑफ अ कीवर्ड, नेम और अ कीवर्ड जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस कर दी जाए, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट मैक्रो। तो बेटा आज हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो हमने देखा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। फिर हमने देखा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है। प्री प्रोसेसर लाइब्रेरी फाइल्स को आपके प्रोग्राम में शामिल कर देती है। उसकी वजह भी देखी कि आप लाइब्रेरी फाइल इसलिए शामिल करते हैं, आप बने बनाए फंक्शंस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उसका सिंटैक्स देखा, एग्जांपल देखी। देन हमने कांस्टेंट मैक्रो देखा। कांस्टेंट मैक्रो एक कांस्टेंट है, एक नेम है जो कि एक खास वैल्यू से, एक पर्टिकुलर वैल्यू से, एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर दी जाती है, उसको कहते हैं कांस्टेंट मैक्रो। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है दोनों, और इसकी एग्जांपल भी हमने देख लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एग्जांपल को लेके फर्दर डिस्कस करेंगे। ये ब्रैकेट्स क्या है, ये क्या है, ये फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमें पता चलेगा सारा क्या, आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी अब मेन प्रोग्रामिंग सिंटैक्स की जानिब जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।